चलो, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का थर्ड पार्ट जो आपका है, और ये है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टेज। ठीक है, इससे एक आध क्वेश्चन, कभी कोई एक दो क्वेश्चंस भी आता रहता है ना। बस करना क्या है ध्यान से कि ये जो स्टेजेस पढ़ाएंगे तो क्लियर कट एकदम समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, भाषा को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यानी हमारा क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी का अवस्था, उस पर अवस्था पे बात करना। तो सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी की जो अवस्था होगी, अभी जो चाइल्ड साइकोलॉजी की अवस्था होगी, इस पर कई लोगों का विचार है ना। कोई इसको 3 मानेगा, कोई 4 मानेगा, कोई 5 मानेगा, कोई 6 मानेगा, कोई 7 मानेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमको क्या करना है, एक सामान्य डिवीजन जो माना जाता है उसको देखो। तो सामान्य डिवीजन कितना माना जाता है, तो सामान्य डिवीजन इसका जो माना जाता है वो बाल विकास को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। बाल विकास को 3 भागों में बांटा जाता है। बाकी ये पर्टिकुलर विद्वान का नाम लेकर के पूछ ले तो उसका आंसर अलग होगा, उसका मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उसको आप याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक कभी प्रश्न वैसे पूछा नहीं है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड का स्टेज है, इस स्टेज को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। वो जो 3 भाग होते हैं, उसमें पहले स्टेज को हम शैशवावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। 0 to 6 एज होता है, 6 to 12 एज होता है, 12 to 18 एज होता है। ये 3 स्टेज होता है। इन 3 स्टेज को बात कर हम लोग आगे का काम करेंगे। अभी जो शैशवावस्था होगा, इसका हम लोग को फीचर्स देखना है। शैशवावस्था का फीचर्स कि शैशवावस्था का क्या है, ये विशेषता क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसे मानी जाती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था। अब देखिए, एक यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि उत्तर उसका शैशवावस्था होगा, लगेगा आपको किशोरावस्था। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बच्चा तीनों स्टेज में सबसे अधिक सपना किस स्टेज में देखता है, सपने देखने की अवस्था कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? सपने देखने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? 6 to 12। 6 to 12 मतलब बाल्यावस्था। क्यों? सपना देखने की अवस्था कौन सी होती है? सपना देखने की अवस्था कौन सी स्टेज होगी? वही चाइल्डहुड वाली जो एज होती है। देखो, पहले तुम ये बताए हो 6 से 12, हम क्या करें, पहले कॉन्सेप्ट देखो, अब पे ध्यान रखना है। ध्यान, तो ढेर सारा फीचर्स ऐसा होगा ना कि वो बालक का, शिशु का और किशोर का दोनों लगभग सेम होगा। अब उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या सही होगा और कैसे सही होगा ना। तो वो चीज नहीं होगी तो फिर गलती होगी। अब देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन है, तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था होती है ना। अब जो जीवन की इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है शैशवावस्था होती है, इस पर लोगों ने विचारधारा पर अपना क्या क्या कहा है वो सब फैक्चुअल में देख लेना है पहले। अब इसका फीचर्स भी आते हैं। अब देखो, कहा गया कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था। अब शैशवावस्था के कहने का मतलब क्या हुआ, उसका फीचर्स एक एक हम आपको डिलीवरी करें, उसको आप ध्यान से सुनते जाइए, कोई दिक्कत होगी तो उसको पूछते जाइएगा। पहला जो आपका फीचर्स है वो शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता। शारीरिक मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फिजिकल, ये क्या हुआ, मेंटल ना। तो पूरे जीवन काल में सबसे अधिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है और मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो किस स्टेज में सबसे तेज होता है, ये
अब देखो इससे फिर वही भ्रम जाएगा, जैसे पूछेगा कि बच्चे का मानसिक विकास सबसे अधिक कब ग्रो करता है, तो आपको लगेगा किशोरावस्था। इन्फेंसी, हाँ। नहीं, आप अभी तो पढ़ रहे हो इन्फेंसी, लेकिन एडोलेंस लगने लगेगा ना, वयस्क अवस्था लगने लगेगा कि उसी समय बुद्धि तीव्र गति होती, ये नहीं मतलब है। सबसे अधिक ग्रो करता है, ऐसे इसको ऐसे नॉर्मल देखो। जैसे एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लेके देखते हैं ना। अब वो 1 वर्ष में लगभग उसकी लंबाई 1.5 गुनी बढ़ जाती है। अब सोचो किसी भी स्टेज में क्या लंबाई उसका 1.5 गुना बढ़ेगी। जैसे 2.5 फीट का 3 फीट का हो गया हो, या 2 फीट का 2.5 फीट 3 फीट हो गया, तो किसी स्टेज में ऐसा थोड़ा होगा कि आदमी 5 फीट का होगा तो 7.5 फीट का हो जाएगा। अब देखो औसत वजन जो होता है वो लगभग 2.5 से 3 किलो का ना, और ये लड़का 1 साल में लगभग 9 केजी का हो जाता है। तो अब देखो किसी भी स्टेज में 3 टाइम्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और औसतन 2 साल में ही लगभग मस्तिष्क में 75% ग्रोथ हो जाता है। अब देखो, अब यहां से समझो कि इसका मतलब जो बच्चा है उसका फास्टेस्ट ग्रो, चाहे वो लंबाई देखो, चाहे वजन देखो, चाहे मस्तिष्क की क्षमता देखो, चाहे लंबाई देखो, चाहे वजन देखो, चाहे मस्तिष्क की क्षमता देखो, इतना ग्रो। ऐसे सोच लो कि तीनों स्टेज में 100% बुद्धि हुई, अकेले 75% किस में हो गई, 0 to 6 में हो गई। वजन 3 गुना बढ़ गया, लंबाई 1.5 गुनी बढ़ गई। तो क्या किसी भी स्टेज में ये चीज संभव है? क्यों? किसी भी स्टेज में ये चीज कि किसी की लंबाई 1.5 गुना हो जाए, वजन 3 टाइम्स हो जाए, मस्तिष्क की क्षमता अप्रोक्स 75 हो जाए, तो नहीं। 25% ही हुआ ना। हाँ। तो इसीलिए कहा जाएगा, पूछा इसीलिए बार बार करें कि शैशवावस्था में, किशोरावस्था में बहुत सा तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं रखना है। सबसे फास्टेस्ट ग्रो ना, वो लंबाई में, चाहे वजन में, चाहे मस्तिष्क की क्षमता में, तीनों जो है, इसका मतलब फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तीनों स्टेज में सबसे अधिक स्टेज यही होगी। ठीक है, अब इसको ध्यान ध्यान से देखो। मैंने कहा दूसरा जो फीचर्स है आपका, कल्पनाशीलता की अधिकता ना, ये सपना की अवस्था। ठीक है, इसको पहले सामान्य बात करते हैं फिर करते हैं। ये शैशवावस्था है, और इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में कल्पना की प्रधानता होती है ना, ये कल्पनाशीलता इसकी प्रमुख विशेषता होती है। ठीक, अब वास्तविकता ये है कि कोई भी छोटा बच्चा है तो ज्यादा समय उसका कल्पना या स्वप्न में ही बीतता है, यहां तक कि वो कभी कभी दिन में भी स्वप्न देखने लगेगा। और जब दिन में स्वप्न देखने लगेगा तो ये है कि शैशवावस्था से ऊपर आ रहा है, यानी पूछेगा दीवा स्वप्न विशेषता है शैशवावस्था के अंतिम काल का। रोशनी तो यहां तक का है कि शिशु अपनी कल्पना का क्या होता है, नायक होता है। अब थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअली समझो, ये तो थियरी की पार्ट हो गई, बात समझने का कोशिश करते हैं। अब ये सोचते हैं शैशवावस्था क्या है, कल्पना की अवस्था है। शैशवावस्था क्या है, स्वप्न की अवस्था है। अब यहां से ये सोचने का प्रयास करिए कि शिशु में कल्पना की प्रधानता क्यों होती है, स्वप्न की प्रधानता क्यों होती है। तो किसी के पास भी जब सोने का टाइम ज्यादा होगा, तो सोने का टाइम ज्यादा होगा तो उसके स्वप्न देखने का भी टाइम ज्यादा होगा ना, उसकी कल्पना करने का भी टाइम ज्यादा होगा। यहाँ पर कल्पना का मतलब ये नहीं कि कोई वो थियरी डेवलपमेंट करता है, कि उसका कोई थियोरेटिकल डेवलपमेंट है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जब सीधी सी बात है कि औसत रूप से इनके सोने के घंटे 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, ये इनके सोने के घंटे। तो जो व्यक्ति के सोने के घंटे अधिक होंगे तो सीधी सी बात है उसकी कल्पना की, या यहाँ कल्पना क्या है, इक्वल टू स्वप्न, ये दोनों को बराबर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ। अभी हम पूछते हैं आपसे कि बालक किस स्टेज में सपना सबसे अधिक दिखता है, तो यूजुअली आपको क्या लगता है कि जो नए लड़के होते हैं 16 साल 18 साल के वाले होते हैं उनके में सपने बहुत होते हैं,
बहुत सपना देखते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान से रखना क्या कि अगर दोनों में तुलना करके देखा जाए तो देखो कल्पना इसकी भी विशेषता है, कल्पना इसकी भी विशेषता है, लेकिन यहाँ जो चिन्ह लगा है इसका मतलब ग्रेटर देन, यानी दोनों में से ऑप्शन चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? और इन्फेंट्री को क्यों चुनेंगे? क्योंकि जैसे ये सपना देख भी रहा है तो ये भी है ना कि सपना देख रहा है, लेकिन इसकी और सपना की समस्या भी आ गई ना। एक सपना के बीच में क्या आ गया? ये संसार आ गया। संसार एक तरह से क्या है? बाधा है। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई लड़का है वो सुबह 6 बजे उठ जाता है, छोटा बच्चा है 0 to 6 ग्रुप का, तो अगर वो 6 बजे नहीं उठता है, वो 8 बजे तक सोता रहता है, तो घर वाले क्या कहते हैं? चलो हो सकता है रात में ठीक से न सोया, उसको सोने दो। यहाँ क्या, वो बेचारा सोना भी चाहे तो घर वाले मार मार उठ चल पड़, ना? तो कहने को तो कि अब यहाँ पर उसको दूसरा चीज क्या है, पास ढेर सारी जिम्मेदारियां भी हैं कि अगर सोना भी चाहता है तो उसको पता चला 6 बजे कोचिंग, मेरा टीचर बोला है 6 बजे उठ के जाइए। तो क्या होगा, में किशोरावस्था ज्यादा है, दोनों में ये किशोरावस्था में ये सपने की अवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या आएगी वो समस्या क्या आएगी, दोनों में अगर तुलना करके देखा जाएगा शैशवावस्था में किशोरावस्था की तुलना में सपने अधिक होते हैं, चाहे सपना पूछे चाहे कल्पना पूछे, सपना और कल्पना दोनों शैशवावस्था में ज्यादा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला फीचर से देखो, जहां बीच में हाँ कि नहीं समझ में आया तो उसको बता दीजिए कि हाँ नहीं समझ में, क्योंकि बाद में थियरी कोई बहुत मैटर नहीं करती है, ठीक है? तो ये थियरी मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट ही होगा। अब क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति, और दूसरा पुनरावर्तन, ना? तो ये अनुकरण माने फॉलो करना और पुनरावर्तन माने रिपीट करना, रिपीटिशन की क्षमता। अब देखो ध्यान से, जो बच्चे होते हैं उनमें देखकर सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति इसमें बहुत होती है, यानी ये इसका मेन फीचर्स हो गया। अनुकरण मतलब क्या हुआ, कोई बड़ा आदमी कोई चीज देख रहा है, देख करके वो भी सीखेगा, चाहे बंदर की आवाज हो, बिल्ली की आवाज हो, किसी की आवाज की नकल उतारना हो, बड़ा आदमी करेगा तो छोटा बच्चा भी करेगा, यानी देख के सीखने की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ ये सोचना है कि देख के सीखने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि देखने से उसका विजुअलाइजेशन होता है। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं किससे, इसी विजुअलाइजेशन से, यानी कौन सा माध्यम से, दृश्य माध्यम से। तो सीखने की प्रवृत्ति उनकी दृश्य माध्यम से जो होती है महत्वपूर्ण होती। दूसरा क्या है, ये रिपीटिशन की क्षमता, बच्चे किसी चीज का रिपीटिशन बहुत करते हैं, रिपीटिशन एक प्रकार का क्या है, अभ्यास है, और कहावत क्या होती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होए सुजान। तो जब किसी भी चीज का आप अभ्यास ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, तो उसके सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चा किस स्टेज में सबसे अधिक सीखता है, तो कौन सा स्टेज होगा जहां पर बच्चा सीखने की गति उसकी सबसे अधिक होती है। तो सीखने की गति सबसे अधिक होती है कौन से स्टेज में, इन्फेंट्री में। अब देखो ये सब बार बार जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारा दिमाग तुरंत किशोरावस्था पे जाएगा ना, इसलिए कि लगेगा कि उसी समय ज्यादा सीखता नहीं। जैसे बच्चे हैं, उनको साइकिल में अगर उनका दिल लग गया, साइकिल वो दिन भर चलाएंगे, यहाँ तक कि कभी कभी तो इतने खतरनाक खतरनाक आइटम उनको लेके सोएंगे, उसी में बैठ के दूध पिएंगे। तो इसका मतलब क्या, उसमें वो लीन हो जाते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को अगर उसकी रिपीटिशन की क्षमता बढ़ी, और अगर उसकी रिपीटिशन की क्षमता बढ़ी तो इसका मतलब सीधी सी बात है उसके सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो पूछेगा रिपीटिशन का एज कहा जाता है, तो रिपीटिशन का एज किसको बोला जाएगा, अनुकरण की प्रवृत्ति, वो इसी के अंतर्गत। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे मुख्य रूप से सीखते हैं किसके द्वारा,
किस विधि Visualization and repetition. से सीखते हैं? तो अनुकरण विधि से। हाँ, देखो ये क्वेश्चन हो गया, Okay. ये क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों में सीखने की क्रिया सर्वाधिक तीव्र होती है, ये भी क्वेश्चन हो गया, Hmm. ये भी क्वेश्चन हो गया ना। फिर ये अनुकरण की प्रवृत्ति और पुनरावर्तन की प्रवृत्ति, तो यानी अनुकरण और पुनरावर्तन ये दोनों स्वस्वावस्था का मूल विशेषता होता है। अनुकरण और पुनरावर्तन का मुख्य विशेषता होती है। तो ये अनुकरण पुनरावर्तन मतलब अभ्यास की प्रवृत्ति या देखने की क्षमता, इसे 2-3 क्वेश्चन आपका आता रहता है, उसको आपको ध्यान देना है। ये तो पहले से यूजुअल है कि मेंटली उनकी क्रियाओं में सबसे अधिक तेजी इसी समय रहती है, उस संवेदनाओं के माध्यम से, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, मेमोरी से ना, ये हाइपोथेटिकल चीजों से, इन सब चीजों से सीखते हैं। तो ये तो पहले ही हो चुका कि मानसिक क्रियाओं में इसकी तीव्रता होगी। अच्छा चलिए, दोनों लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न ऐसे है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि माता पिता के विरोध की ग्रंथि किस स्टेज में होती है? माता पिता के विरोध की ग्रंथि, Adolescence में थे। हाँ, विरोध की ग्रंथि किसमें होती है ना? पहला Adolescence. इन्फेंट्री ना, दूसरा क्या है कि जैसे ये शैशवावस्था हो गया, ये आपका ये बाल्यावस्था हो गया, और तीसरा क्या होगा, किशोरावस्था हो गया, चौथा आपका प्रौढ़ावस्था हो गया। तो माता पिता की विरोध की ग्रंथि सबसे ज्यादा किस स्टेज में होती है? Adolescence. क्यों भाई, किससे होती है? Adolescence ठीक है, में तो होती है। बनारस से भी तो उत्तर आ सकता है ना। कौन से माता पिता विरोध की ग्रंथि किस स्टेज में सबसे अधिक होती है? बनारस से उत्तर नहीं आएगा। नहीं नहीं, बोली तभी तो, जब समझ में नहीं आएगा तभी तो समझ में आएगा, क्या कैसे समझ में आएगा। किस अवस्था में सबसे अधिक माता पिता विरोध की ग्रंथि होगी? किशोरावस्था, शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था ना। अब यही देखिए, यही चीज पढ़ने में आप लोग का बहुत गलत होता है। पहले आप लोग ये बताइए, शिवानी बताओ, माता पिता विरोध की ग्रंथि का तो मतलब समझी क्या हो, मीनिंग क्या होगा इसका? अपोज करना पेरेंट्स के डिसीजन को, और अपने मतलब सप्रेस करना, और अपने डिसीजन को हमेशा। ओके, तो ये बताओ, ये तुम जनरल पे बता रही हो कि ये साइकोलॉजी बता रही हो? जनरल बता रही हो, तो जनरली ऐसा ही जनरली होता है। तो काम ही हो जाता ना। अब देखो ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अब तुमको मैं तब फिर इन्फेंसी हुआ। छोड़ो, अब उसकी बात ही छोड़ो, अब तुमको मैं थोड़ी देर में भी समझा रहा हूँ। देखो ठीक है, मैं पहले उसी पे आ जाता हूँ, तुम लोग तब फिर आता हूँ। देखो ये जो इन्फेंट्री है, क्या ये शैशवावस्था जो है, इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या होती है? माता पिता के विरोध की ग्रंथि। अब इसको सुनो पहले, इसका मतलब क्या होता है, होता क्या है, इसका साइकोलॉजी में क्या मतलब होता है कि जब बच्चा 3 से 4 साल की अवस्था में होता है, तो अगर वो लड़का है तो ज्यादातर माँ के साथ रहना पसंद करता है, और अगर लड़की है तो ज्यादातर पिता के साथ रहना पसंद करेगी। इसका मतलब क्या है कि इस स्थिति में, ओडोपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के अंतर्गत, अब रुक जाइए, ये अपोजिट सेक्स के प्रति क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ आकर्षण हुआ कि अगर 3 साल 4 साल का लड़का है तो माँ, बेटा है तो माँ के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगा, और लड़की है तो पिता के साथ। तो ये माता पिता की विरोध की ग्रंथि का मतलब ये नहीं कि उसकी बात नहीं मान रहे हैं। माता पिता की विरोध की ग्रंथि का मतलब ये हुआ कि माता जो है वो फीमेल है, लगाओ फीमेल के साथ फीमेल का लगाव कम होगा, और वहां पर क्या है, मेल के साथ मेल का लगाव। इसका मतलब क्या है, मेल मेल से चिढ़ रहा है और फीमेल फीमेल से चिढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल फीमेल के साथ अटैच हो रहा है और फीमेल मेल के साथ अटैच हो रहा है ना। तो ये जो
स्थिति होती है, इस स्थिति को, इसका मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं सिंपल में कि अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है। तो ये अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण होता है, इसी को माता पिता विरोध की ग्रंथि चलती है। इसको पूरा सिस्टमेटिक देखिए, ये स्टेज में क्या होगा, शैशवावस्था में ये ग्रुप होता है कि अगर लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ, यानी अपोजिट सेक्स है। यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बिहेवियर बदल जाता है, लड़के लड़कों के साथ ग्रुप बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को समूह की अवस्था कहते हैं, समूह की भी अवस्था कहते हैं। लेकिन समूह में कौन, विषम समूह नहीं, जैसा कि यहाँ पर है। और होता क्या है, इसीलिए इसको ऐसे समझा कीजिए, 1 2 लेकिन 3 नहीं, फिर क्या है, फिर 1 है। देखिए यहाँ बीजी, यहाँ भी बीजी, यहाँ भी जी भी, यहाँ भी बीजी, कहने को तो अपोजिट सेक्स। और ये लगभग लगभग कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है। वो पूरे जीवन के क्रम में अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण एक तरह से बना होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि माता पिता के विरोध की ग्रंथि का मतलब क्या हुआ। शैशवावस्था के विकास के क्रम में जब 3 से 4 साल की अवस्था आती है, तो ऐसी अवस्था में यदि लड़का है तो माँ के साथ, लड़की है तो अपने पिता के साथ सहज महसूस करती है। यानी ये विपरीत सेक्स के प्रति जो आकर्षण होता है, और ये आकर्षण जो होता है वो बदलता रहता है। शैशवावस्था में अपोजिट सेक्स के प्रति, बाल्यावस्था में सेम सेक्स के प्रति, और किशोरावस्था में क्या है, फिर वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बनेगा। लेकिन अब दोनों ही जो आकर्षण बना, तो इसमें सबसे ज्यादा लगाव किसमें हुआ। इसीलिए कह रहे थे कि पहले और तीसरा ये एक है, ये भी एक है। अब इसीलिए यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा शैशवावस्था। ये पूरी बात क्लियर हुई ना, कि माता पिता विरोध करने की मतलब ये नहीं कि माई बाबू का कहना नहीं मान रहा है। हाँ। जैसे दिमाग में ये लगता है कि बड़े होने पे लड़के माई बाबू का कहना नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं, ये तो हमारा जनरल सेंस हुआ ना। जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्या बताता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मतलब क्या हुआ। तो यहाँ से क्लियर हुआ ना कि माता पिता की विरोध की ग्रंथि का मतलब क्या हुआ। माता विरोध का ग्रंथि किस स्टेज में होगी, यस सर, इन्फेंसी, शैशवावस्था में। तो दूसरा इसका मतलब ये भी है कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें इसी में एडोलेंस में, इसमें आपको कंफ्यूजन होना है। लेकिन कंफ्यूजन होना नहीं है, जब कंफ्यूजन हो ही जाएगा तो फिर मतलब क्या पढ़ने से। तो इसीलिए हम तीनों अवस्था को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ा दे रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, और क्वेश्चन पूछने पे बोलना शुरू करिए, आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, बच्चा शैशवावस्था में सबसे पहले किससे प्रेम करता है। अपोजिट सेक्स वाला मम्मी से करेगा, माँ के साथ, हम्म, पिता के साथ, स्वत्व प्रेम यानी अपने आप से, या डी ऑल। दोनों लोग आंसर दीजिए कि बच्चा सबसे पहले प्रेम करता है किससे, बच्चा सबसे पहले किससे प्रेम करता है। बोलिए, कोई भी छोटा बच्चा सबसे पहले किससे प्रेम करता है। क्या बच्चा सबसे पहले किससे, हम्म, आवाज क्लियर नहीं है। मम्मी से, मदर। क्या सियानी आवाज नहीं साफ जा रही है नहीं, मुझे आ रही है। आपको आवाज। मदर से करेगा, मम्मी से। क्यों, किससे करेगा। जैसे मतलब अगर लड़की होगी तो फादर से ज्यादा अटैच फील करेगी, और लड़का हो तो मम्मी से ज्यादा अटैच करेगी। वो तो अपोजिट सेक्स को, मैं पूछ रहा हूँ कि छोटा हाँ, बच्चा जो होता है सबसे पहले किससे प्रेम करता है। मम्मी से। मम्मी से। देखो, तो इसीलिए कह रहे हैं साइकोलॉजी बहुत आसान है, बहुत कठिन है। देखो, अच्छा ये तुम रीड करी हो, छोटे बच्चे सही माने मम्मी को तो 2-3 महीने के बाद वो पहचानते हैं, हाँ, एक्चुअल में।
एक्चुअल में क्या है, हाँ, क्या कहता है, वो अपना मुंह में अंगूठा डाल के चूसने लगेगा ना, पैर उठा के डाल लेगा। इसका मतलब क्या है, बच्चा या हम लोग सब लोग स्वार्थी होते हैं। यहाँ स्वार्थ ही प्रेम है। सबसे पहले वो अपने शरीर के अंगों से प्रेम करता है। यानी बच्चा सबसे ज्यादा प्रेम करता है किससे? अपने आप से। यही पहचान है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी होता है। सेकंड नंबर में माँ है। और बच्चा जो अपने आप से प्रेम करता है ना, बच्चा जो अपने आप से प्रेम करता है, इसी को एक विश्लेषक है ना, उसका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रायड। इनका नाम है फ्रायड। देखो ध्यान से, ये फ्रायड है। और फ्रायड ने ये कहा कि ये काम प्रवृत्ति, या काम प्रवृत्ति इक्वल टू क्या है? ये प्रेम ना। तो बच्चों में प्रेम भावना बहुत अधिक होती है ना, लेकिन जो ये प्रेम भावना होती है पहले स्वार्थ के रूप में होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे पहले वो अपने शरीर के अंगों से प्रेम करता है, अंगूठा चूसना, हाथ चूसना। और उसके बाद वो सेकंड नंबर पे किससे प्रेम करता है? वो माँ से करता है ना। तो ये जो अपने आप से प्रेम करता है, इसी कॉन्सेप्ट को फ्रायड ने क्या कहा? ये क्या है? इसी को नर्सिज्म कहा जाता है। यहाँ नर्सिज्म इक्वल टू क्या? नर्सिज्म इक्वल टू स्वत्व प्रेम ना। तो अब ध्यान से, बच्चा सबसे पहले प्रेम करता है किससे? अपने आप से। अपने आप सेकंड नंबर पर माँ का। मम्मी। वापस। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपके टेट में आ जाए तो आपको क्या लग रहा है? धड़ से लोग लगा देंगे माँ से तुरंत। लेकिन ये नर्सिज्म कहते किसको है? नर्सिज्म स्वार्थ स्वार्थ को ही तो कहते हैं, स्व प्रेम को ही तो कहते हैं। तो फ्रायड ने कहा, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि नर्सिज्म किसे कहा जाता है? नर्सिज्म किसे कहते हैं? तो अपने आप से प्रेम करने को ही नर्सिज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ फिर कंफ्यूजन होगा। अगर पूछेगा काम प्रवृत्ति या प्रेम भावना सबसे अधिक किस स्टेज में होती है, तो फिर लड़का लगाया किशोरावस्था में। लेकिन फिर यहाँ क्या कि प्रेम प्रवृत्ति सबसे अधिक कहाँ? अवस्था। उसके बाद एक किशोरावस्था। अब ये पढ़ के बार बार लग रहा है कि नहीं कि शैशवावस्था और किशोरावस्था भविष्य में कंफ्यूजन करने जा रहा है। हाँ, करेगा ना। तो इसी चीज को लिखा है, शैशवावस्था में काम भावना यानी प्रेम भावना सर्वाधिक होती है। यह भावना जन्म से ही होती है, स्वार्थ के रूप में शुरू होती है। यहाँ जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ क्या है? स्वार्थी यहाँ पे स्वत्व प्रेम है। और ये जो शैशवावस्था में बालक सबसे पहले क्या करता है? शरीर के अंगों से प्रेम करता है। उसके बाद नंबर आता है किसका? माई का। और इसी स्थिति को जनक, मनोविश्लेषणवाद के जो मूल चिंतक है, उनका नाम क्या है? फ्रायड। उसने इसको क्या कहा है? उसको कहा है स्वत्व प्रेम। इसको कहा है नर्सिज्म। अब बात समझ में आई कि नर्सिज्म का मतलब क्या हुआ? और बच्चा सबसे पहले किससे प्रेम करता है? अपने आप। अपने आप से। सब लोग अपने आप से करते हैं। वो झूठ मूठ का बाकी लोग दिखावा करते हैं कि हम दुनिया से प्रेम करते, कुछ नहीं है। सब लोग प्रेम सबसे पहले अपने आप से ही करते हैं। जो बचता खुजता है वो दुनिया में जाता है। जो बचता खुजता है वो दुनिया में जाता है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि नहीं हम दुनिया को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो भी इसीलिए करते हैं कि ताकि हमको लोग अच्छा समझे। तो इसका मतलब ये है कि वहां भी उनका वो दिखावा ही होता है। हर व्यक्ति अपने आप से ही सबसे अधिक प्रेम करता है, दूसरे से नहीं करता। दूसरे नंबर पे वो माँ को रखता है। उसके बाद माँ उसको जिस तरह से दुनिया दिखा देगी, जिसको बाप बता देगी उसको बाप कह देगा ना। उसके बाद फिर जैसे दुनिया वो दिखाएगी वैसे वो चलेगा। ठीक। अब देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और बोलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से करना है। शैशवावस्था में बालक होता है
ध्यान से देखिएगा, सामाजिक होता है, नैतिक होता है, तीसरा सामाजिक और नैतिक दोनों होता है, उदासीन होता है। सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, नैतिक, उदासीन, न्यूट्रल, 4 ऑप्शन है। शैशवावस्था में शिशु होता है, क्या आंसर होगा? न्यूट्रल। चलिए और बताइए, शैशवावस्था में शिशु क्या होगा? सामाजिक की नैतिक, की सामाजिक नैतिक, की उदासीन? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। बड़ा कर दीजिए ना। क्या होगा? उदासीन की सामाजिक नैतिक, न्यूट्रल? बड़ा रहेगा ना, नहीं दिखेगा नहीं। हाँ, आई थिंक न्यूट्रल ही होगा। आई थिंक न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। अब ये सोचो कि 0 से 6 साल के बच्चों में नैतिकता होती है कि नहीं होती है? क्यों? नैतिकता होती है? हाँ, होती है। कहाँ होती है ना? कोई छोटा लड़का तुम्हारा मुंह नोच ले जो 2 साल का हो, तो तुम क्या करोगी? उसको कुछ नहीं। मारोगी, डांटोगी कि उसके माइंड एथिक्स, अच्छा हाँ, एथिक्स नहीं होती, नहीं होती। नहीं होती है। तो नैतिकता नहीं, इसमें नहीं एथिक्स होती है। नहीं। तो पहली बात क्या है कि जो सामाजिक होगा वो ना नैतिक होगा। तो छोटा बच्चा सामाजिक है नहीं, तो इसका मतलब नहीं, नैतिक भी नहीं होगा। अब नहीं। समस्या क्या है कि अगर वो बच्चा सामाजिक नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये भी तो है कि वो असामाजिक भी तो नहीं है। इसलिए कि जिसको समाज का ज्ञान नहीं है उसको हम असामाजिक कह नहीं सकते। तो बच्चा सामाजिक है नहीं और असामाजिक है नहीं, इसका मतलब इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? न्यूट्रल अवस्था। न्यूट्रल। यस। ये क्या है? ये उदासीनता की अवस्था है। क्योंकि सामाजिक है नहीं वो, तो जो व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता उसको हम असामाजिक कैसे कर सकते? जिसको समाज के नियम का ज्ञान हो और वो फिर ठीक से काम ना करे, वो ना असामाजिक है। तो यहाँ तो समाज के नियम का ज्ञान है ही नहीं, इसका मतलब ना तो सामाजिक है ना असामाजिक है। तो इसका मतलब बच्चों में नैतिक विकास नहीं होता है। और नैतिक विकास क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सामाजिक विकास नहीं होगा। जिसमें सामाजिक विकास नहीं होगा उसमें नैतिक विकास नहीं होगा। और इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। इस अवस्था को उदासीनता की अवस्था। और ये तो आसान है, ये निर्भर होते हैं, दो डिपेंड होते हैं। और ज्यादातर क्या है, एकांतता इनका मूल स्वभाव होता है ना। एकांतता इनका मूल स्वभाव, यानी दूसरे पे डिपेंड होते हैं क्योंकि चल नहीं सकते। तो ये जो सारी चीजें ये तो एकदम सिंपल है, इस पे कुछ ज्यादा नहीं समय देते। अब देखिए, ये मूल प्रवृत्ति व्यवहार की अधिकता, इसको ऐसे समझो, इनकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं या इनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पे टिका होता है ना। मूल प्रवृत्ति किसको कहते हैं? सुख, दुख, थोड़ा क्रोध भी हो सकता है, गुस्सा। ठीक है, पूजा ऐसा एक कल्पना करो, एक छोटा सा बच्चा है और वो खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हम्म इसलिए चिल्ला रहा है। ये तो तुमको बताना है ना, वो तो बोल नहीं सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? मे बी उससे कोई प्रॉब्लम हो, भूख लगी होगी। उसको प्रॉब्लम हो, उसको भूख लगी हो ना, मे बी उसके पेट, छोटे बच्चे जनरली, हाँ, जब हाथ दर्द हो सकता है। या वो कहीं कोई देख नहीं रहा है, हो सकता है किसी चीज पे उसको चोट लग गई हो ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हाँ। दूसरा ऐसे भी सोचो, ये तो तुम रियलाइज कर ली
उसका मतलब वहां पे रोने से उसका भूख का इशारा वो कर रहा है। दूसरा चीज देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लगी है, अब भूख लगी है तो बोल तो पा नहीं रहे, वो क्या करेंगे ना कि जो भी वस्तु रखी रहेगी उसको उठा के मुंह में डालने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो व्यवहार है, वो व्यवहार जो आधारित होता है किस पर, चूंकि बोल नहीं सकते, मूल प्रवृत्तियों पे। कभी खूब प्रसन्न होकर अपनी बात समझा लेते हैं, कभी थोड़ा चिल्लाने लगे, तब कभी कभी गुस्सा में। तो ये जो इसी को बोलते हैं कि मूल टेंडेंसी जो है, मूल प्रवृत्ति इसी को बोलते हैं। और यही मूल प्रवृत्तियों पर उनका व्यवहार निर्भर करता है। तो उनके व्यवहार को समझना पड़ेगा, तो उनके मूल टेंडेंसी को समझना पड़ेगा ना। लड़के हैं, एकदम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुंह बनाने लगता है, तो देखो गांव में जो अनुभवी लोग वो बता देते हैं कि अरे इसको भूख लगी है। कभी कभी तो ये भी बता देते हैं इसको प्यास लगी है। तो यानी उसकी प्रवृत्ति के आधार पर उसका व्यवहार हम बता सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है कि शैशवावस्था का जो बालक होता है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी प्रवृत्ति यहाँ पे टेंडेंसी से है ना। वहां पे एग्जाम्पल जैसे मैंने कही दी आपको, चाहे बच्चे को भूख लगने का एग्जाम्पल हो, चाहे वो कभी कभी गुस्से के माध्यम से भी अपनी बात प्रकट कर पाता है, क्रोध के माध्यम से भी अपनी बात प्रकट कर पाता है। तो ये सारी जो सारी चीजों को इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति इस तरह से देखी जा सकती है ना। तो ये जो मूल व्यवहार की प्रवृत्त्यात्मक प्रवृत्ति है, ये इसकी मुख्य रूप विशेषता है। इसमें कभी कभी आप ये जो हमने बात कही ना, ये सुख की, दुख की, क्रोध की, ईर्ष्या की, इसको मोमेंटम भी बोलते हैं, इसको संवेग भी बोला जाता है। तो बोलेगा किस स्टेज में संवेगों की प्रधानता होती है, तो स्टेज क्या हो जाएगा, शैशवावस्था ही हो जाएगा कि शैशवावस्था के अंतर्गत ही ये इसकी प्रधानता होती है। तो ये शैशवावस्था के कुछ महत्वपूर्ण रूप से विशेषताएं, एक बार हम जल्दी से उसको रिवीजन कर दे रहे हैं, जहां दिक्कत होगी उसको पूछ लीजिएगा, नहीं तो शैशवावस्था में और किशोरावस्था में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लड़के गलत करके फिर आते हैं, तो फिर कोई विशेष मतलब नहीं। इसीलिए कि लड़के तीनों स्टेज को अलग अलग पढ़ते हैं, ये स्टेज अलग अलग नहीं है, तीनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। पहला मैंने बताया कि शैशवावस्था का जो स्टेज है उसको विद्वानों ने कई भागों में बांटने का प्रयास किया है ना। कोई उसी को बोलेगा कि 3 अवस्था है, कोई बोलेगा 4 है, कोई 5 है, 6 है, 7 है, वो विद्वानों का अलग अलग मत। जनरल थ्योरी क्या कहती है, 3 स्टेज होते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब इसका फीचर्स देखना हम लोगों ने शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्यों है, शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है, मानसिक विकास भी सबसे अधिक होता है, सीखने की अवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लंबाई, वजन, मस्तिष्क की क्षमता, ये सारी चीजों का उनका क्षमता जो है सबसे अधिक इसी स्टेज में होती है। फिर यहाँ पर बोला गया कल्पनाशीलता अधिक होती है, सपना अधिक देख कर और रिपीट करके होती है ना। स्वप्न देखने की भी अवस्था अधिक होती है। हालांकि स्वप्न देखने की अवस्था किशोरावस्था को भी कहती है, लेकिन दोनों में तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा स्वप्न देखने की स्टेज किसकी होगी, किसी की होगी ना। किसी के स्वप्न देखने की अवस्था जो होगी सबसे चलो, ये अनुकरण, अनुकरण माने किसी चीज को देख के सीखने की क्षमता, किसी को देख करके सीखने की क्षमता। चूंकि वो विजुअलाइज हो जाता है, तो कोई भी चीज बच्चों को जब आप विजुअलाइज कराएंगे तो वो जल्दी से सीख पाएंगे। फिर ये पुनरावर्तन क्या है, रिपीटिशन है। रिपीटिशन से क्या बढ़ता है, अभ्यास बढ़ता है, अभ्यास से सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मानसिक क्रिया तो हो गया। काम प्रवृत्ति या प्रेम, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रेम करेगा किससे, खुद से, खुद से। इसको क्या बोलते हैं, फ्रायड ने क्या कहा इस क्रिया को, नार्सिसिज्म। हाँ, नार्सिसिज्म कहा, स्वत्व प्रेम। सेकंड नंबर पे कौन है, मम्मी, मदर, मम्मी, माई, मदर, ठीक। फिर माता पिता के विरोध की ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना है, अपोजिट सेक्स, यहाँ भी अपोजिट सेक्स, दोनों जगह पे अपोजिट सेक्स, लेकिन सम
पूछेगा सम समूह की अवस्था किसको कहते हैं? चाइल्डहुड, हम्म, चाइल्डहुड, हाँ मिनट क्या हो गया भाई। हाँ तो ये ग्रुप बनेगा, इसको तीनों तुलनात्मक समझना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सम समूह पूछेगा तो चाइल्ड, चाइल्डहुड, ये शैशवावस्था, ये किशोरावस्था। माता पिता के विरोध की ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? अपोजिट सेक्स के इन्फेंसी में होती विकास है। होगा नहीं, क्योंकि सामाजिक विकास नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, इसीलिए इसको कहते न्यूट्रल, हैं। न्यूट्रल स्टेज होता है। दासी ये मूल प्रवृत्ति व्यवहार की अधिकता का मतलब जो व्यवहार होता है वो प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है, उसी पर वो अपना अनुकरण दिखाता है वो चीज। बस अब ये शैशवावस्था का स्टेज हो गया, विशेषता हो गई। अब जितना इस पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इतना अगर दिमाग में रहेगा तो कोई इससे बाहर कभी भी नहीं आया है। बस ये कि अब आप इस चीज को कितना अच्छा समझ गए कि नर्सिज्म क्या है, स्वत्व प्रेम क्या है ना। और खास करके लड़के शैशवावस्था किशोरावस्था में बहुत कंफ्यूजन जाते हैं, वो कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, और होगा तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए जब तीनों स्टेज को आप एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं, एनालिटिकल ढंग से पढ़ते हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। और नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही चीज पूछेगा कि किशोर कब सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लड़का कब प्रेम करता है, तो बताएंगे 16 से 18 वाला होगा, 16 से 18 वाला धोखा दे देगा ना। बच्चा सबसे पहले प्रेम करता है, लगा देंगे माई से, माई धोखा दे देगी। तो ये है, इसीलिए इसको साइकोलॉजी को पढ़ते समय भी विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चीज किताब में लिखा है किताब से ही नहीं साइकोलॉजी तैयार होगी, अपने से भी तैयार होगी। बस थोड़ा आप चिंतन मनन कर किया कीजिए कि हाँ बच्चा जो है कैसे कैसे करेगा। शिवानी, सबसे पहले बच्चा का कौन सा शरीर का अंग एक्टिवेट होता है? ब्रेन, ब्रेन मतलब सिर ना। हेड, हाँ, सबसे अंत में लेग, थोड़ा और ध्यान से बताओ, सबसे अंत में क्या खुलता है? सबसे अंत में ग्रोथ तो डेफिनेट डायरेक्शन होता है ना, हेड टू डिफरेंट लेग। डायरेक्शन नहीं पूछ रहे हैं ना, हम ये पूछ रहे हैं कि किसकी गति सबसे स्लो होती है, तो सबसे अंत में वही खुलेगा ना, मतलब कंधा। याद है? अच्छा, हाँ हाँ, शोल्डर, हाँ वो तो निश्चित विकास का सिद्धांत है ना, तो सबसे पहले ग्रो करता है हाँ, सर, पहले सर करेगा, फिर सबसे अंत में क्या है? हाथ करता है, फिर शोल्डर, कंधा। कंधा करता है ना, जिसको हम बोलते हैं भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और जरूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ के रूप में इसको दे दूंगा नोट्स, अगर नहीं हुआ तो, और आप लोग इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए। और तुलनात्मक पढ़िए, बहुत आसान है साइकोलॉजी, अगर बहुत आसान होती है। बशर्ते की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ जो बात कही जा रही है वो बात है क्या। अगर वो बात समझ में आ जाएगी तो फिर सही है, बात नहीं समझ में आएगी तब दिक्कत है। तो जरूरत पड़ेगी तो हम उसको दे देंगे, अपना नोट्स नहीं होगा तो अपना बना लीजिएगा नोट्स, ठीक है? दे दीजिएगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा। हाँ डाल दीजिए। हाँ तो देख समय थोड़ा सा आप लोग सब लोग सीरियस रहिए, और आराम से हो जाएगा। साइड साइकोलॉजी इन्वायरमेंट हम करा देंगे, बाकी आप लोग कर ही रहे हैं। हिंदी वगैरह अपना देख लीजिएगा, बाकी सब चीज हो जाएगा। मौका मिला है तो अपना थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा दीजिए, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, सब हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं 30 मार्क का पेपर आता है, ठीक है? चलिए ओके, सो जाइए सब लोग। अच्छा